हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केल साइंस पॉइंट पर। मैं केल रणवा और हम है जो बात कर रहे थे केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स की। दोस्तों, केमिस्ट्री के टॉपिक्स में हम बात करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमें अब आवर्त सारणी है जो पढ़नी है। उस आवर्त सारणी को पढ़ने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स जैसे रेडियो सक्रियता, जो मतलब कि आवर्त सारणी का गुण नहीं है, इसकी बात करने वाला हूँ कि ये रेडियो सक्रियता होती क्या है, या इससे संबंधित जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं उनकी भी है जो मैं बात करूँगा। ये रेडियो सक्रियता एक प्रकार से, अगर क्वेश्चन ऐसे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गुण आवर्त सारणी का नहीं है, निम्न में से कौन सा गुण आवर्त सारणी का नहीं है, तब मैं बात करूंगा कि आवर्त सारणी का गुण रेडियो सक्रियता नहीं है। आवर्त सारणी का गुण, आवर्त सारणी का गुण नहीं है, रेडियो सक्रियता है जो आवर्त सारणी का गुण नहीं है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम इसी टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। रेडियो सक्रियता कह दो, या इसे मैं कह सकता हूं रेडियो एक्टिविटी, या इसे कहा जा सकता है रेडियो धर्मिता। क्या कहा जा सकता है? रेडियो, इसे धर्मिता कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? इसे रेडियो धर्मिता है जो कहा जा सकता है। अब बात यह है कि ये रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी, या जिसे मैं कह सकता हूं रेडियो धर्मिता, होती क्या है। दोस्तों, प्रकृति में अपने पास 118 तत्व है। अपनी जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 118। इस 118 में परमाणु क्रमांक 82, परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर वाले तत्व है, ऊपर वाले तत्व है इस रेडियो सक्रिय तत्वों की श्रेणी में आते हैं। परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर वाले, 118 में परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर वाले तत्व रेडियो सक्रिय तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अब वो रेडियो सक्रिय तत्व हैं कौन से, वो देखना कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो निश्चित मात्रा में ऐसे तत्व है जो निश्चित मात्रा में, ऐसे तत्व जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को, आवेशित कणों को उत्सर्जित करते हैं, आवेशित कणों को उत्सर्जित करते हैं, रेडियो करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व निश्चित मात्रा में कह सकता हूं, या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व आदर्श किरणों का, सारे की बात नहीं कर रहा हूं, आदर्श किरणों का स्वतः ही उत्सर्जन करते हैं, स्वतः ही उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। मतलब कि प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे हैं जो मतलब कि एक जगह पड़े और पड़े पड़े ही क्या करते हैं, आदर्श किरणों का, जो किरणें हमें दिखाई नहीं देती उन किरणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे, इसे क्या कहा जाएगा, या ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे? रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व इन्हें कहा जाता है। ऐसे तत्व रेडियो सक्रिय तत्व है जो रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। और इस क्रम को या इस घटना को मैं कहूंगा रेडियो सक्रियता। क्या कहा जाएगा? रेडियो सक्रियता कह सकता हूं, या मैं इसे कह सकता हूं रेडियो एक्टिविटी से मैं कह सकता हूं, या इसे मैं कह सकता हूं रेडियो धर्मिता, इसे जो कहा जा सकता है। और इनसे ये जो आदर्श किरणें निकलती है इन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय किरणें। क्या कहा जाएगा? रेडियो सक्रिय किरणें। ठीक है, ये होगी अपनी रेडियो सक्रियता की परिभाषा कि जो निश्चित मात्रा में आवेशित कणों को उत्सर्जित करते हैं उन्हें रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो आदर्श किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? रेडियो सक्रिय तत्व है जो कहा जाएगा। ये घटना क्या कहलाती है? रेडियो सक्रियता कहलाती है। और इन आदर्श किरणों को क्या कहा जाएगा? रेडियो सक्रिय किरणें है जो कहा जाएगा। अब आगे देखना कि रेडियो सक्रियता है, रेडियो सक्रियता, इस रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की जो खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक का नाम है हेनरी बेकुरल। वैज्ञानिक का नाम क्या? हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने देखा कि 1896 में, डेट कौन सी याद रखनी है, 1896 में हेनरी बेकुरल ने देखा कि एक यूरेनियम नामक परमाणु क्रमांक जिसका 92 है, यूरेनियम नामक एक तत्व है जिससे मतलब कि कुछ किरणें उत्सर्जित होती है, कुछ किरणें उत्सर्जित होती है। और इस यूरेनियम को ही इन्होंने सबसे पहले देखा था, अस्तित्व में यह आया था सबसे पहले कि इस यूरेनियम से कुछ किरणें उत्सर्जित होती है, कुछ किरणें जो उत्सर्जित होती है। इसलिए हेनरी बेकुरल को इस रेडियो सक्रियता का जनक कहा जाता है, या ऐसे खोजकर्ता कह सकता हूं कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। कब की थी? 1896 में। और तत्व का नाम क्या पूछेगा आपको, तब आपको क्या बताना है? यूरेनियम नामक तत्व पे। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक इन्हीं के स्टूडेंट थे मैडम क्यूरी, मैडम
क्यूरी व पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी, ये दो वैज्ञानिक थे, ये दोनों आपस में पति पत्नी थे, ठीक है। मैडम क्यूरी पियरे क्यूरी आपस में पति पत्नी थे, और स्टूडेंट किनके थे? ये हेनरी बेकुरल के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस यूरेनियम के बारे में सुझाव दिया था सबसे पहले, मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने, कि ये जो निश्चित कणों को आवेशित करते हैं, ये इस यूरेनियम की मतलब कि क्या कारण है, उत्सर्जित करने का जो कारण है वो क्या है। तो उन्होंने मतलब कि ये कहा कि ये इसकी न तो भौतिक अवस्था और न इसकी रासायनिक अवस्था, ये इन दोनों का गुण नहीं है, रासायनिक अवस्था का गुण नहीं है, कि जो यूरेनियम है, इस यूरेनियम की भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था का गुण इन तत्वों को, इन किरणों को निकालने का गुण है जो इसका नहीं है। रीजन क्या था, कारण क्या था? ये एक प्रकार की नाभिकीय, इन किरणों का निकलने को मैं क्या कह सकता हूँ, एक प्रकार की नाभिकीय क्रिया कह सकता हूँ। क्या कहा जा सकता है? इसे नाभिकीय क्रिया कहा जा सकता है, या मैं कह सकता हूँ, और ये क्रिया कौन सी होगी? जैसे नाभिकीय विखंडन के बारे में बात कर लेता हूँ। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन मतलब कि नाभिक का क्या होगा? विखंडन होगा। नाभिक का क्या होगा? विखंडन। जैसे मैंने आपको बताया था, जो परमाणु बताया था, उस परमाणु में नाभिक बताया था, परमाणु में क्या बताया था? नाभिक बताया था। इस नाभिक से किरणें निकलती है, इस नाभिक से जो किरणें निकलती है बहुत सारी मात्रा में उत्सर्जित होती है, जिनका वेग भी है जो बहुत ज्यादा होता है। अब निकलने का कारण क्या होता है कि इस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का क्या होना, कारण क्या कह सकता हूं मैं कि निकलने का कारण क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होना, न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होने का कारण है ये, न्यूट्रॉन की संख्या का अधिक होना। मतलब कि ये जो नाभिक है परमाणु का, इस परमाणु से, नाभिक से कुछ आदर्श किरणें निकलेगी। क्या निकलेगी? यहाँ से कुछ आदर्श किरणें निकलेगी, कुछ आदर्श किरणें निकलेगी। उन आदर्श किरणों को मैं कहूंगा रेडियो सक्रिय किरणें है जो कहा जाएगा, ठीक है। अब कारण क्या है कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर किसी तत्व में अधिक है तो उसे वो किरणें कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी। उस तत्व को क्या कहा जाएगा? रेडियो सक्रिय जो तत्व है कहा जाएगा। अब मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने इसके बारे में ये बता दिया कि इसकी भौतिक अवस्था व रासायनिक अवस्था का गुण नहीं है, इसमें जो नाभिकीय क्रिया होती है, एक प्रकार की नाभिकीय क्रिया होती है जिसे नाभिकीय विखंडन कहा जाएगा। मतलब कि नाभिक टूटेगा, छोटे छोटे अणुओं में नाभिक जो टूटेगा, और टूटने का कारण क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या का अधिक होना इसका टूटने का जो कारण है। उसके बाद में इन्हीं मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने ये भी सबसे पहले इन्होंने बताया, जैसे 1896 में यूरेनियम के बारे में हेनरी बेकुरल ने बताया था। उसके बाद में 1898 में मैडम क्यूरी ने मैडम क्यूरी ने थोरियम नामक तत्व की खोज की। किसकी खोज की? थोरियम तत्व की खोज की, और कहा कि थोरियम भी एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हेनरी बेकुरल ने किस तत्व की खोज की, मतलब कि किस तत्व के बारे में बताया कि ये रेडियो सक्रिय तत्व है, तब तो अपना आंसर रहेगा हेनरी बेकुरल। यदि ऐसे पूछा जाता है कि थोरियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था कि ये रेडियो सक्रिय तत्व है, तब अपना आंसर रहेगा मैडम क्यूरी ने बताया था। कब बताया था? 1898 में बताया था। कब बताया था? 1898। मैडम क्यूरी ने बताया था कि थोरियम भी एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है, और साथ में इसके बारे में बताने के साथ साथ इसके बारे में यूरेनियम के बारे में भी है जो इन्होंने बता दिया था कि किस तरीके से है जो ये मतलब कि विखंडन की जो क्रिया हो रही है किस तरीके से हो रही है, इसके अंदर कौन सी क्रिया जो नाभिकीय क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। इसका कारण भी किसने बताया था? इसका कारण भी मैडम क्यूरी ने है जो बताया था। उसके बाद में इस यूरेनियम से जैसे आपने नाम सुना होगा रेडियम का, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद में जैसे मतलब कि इन्होंने साथ में ये जो यूरेनियम था, इस यूरेनियम का एक आपने एस्क का नाम सुना होगा। एस्क का नाम है पिंच ब्लेड। एस्क का नाम क्या है? पिंच ब्लेड। ये पिंच ब्लेड है। इस मैडम क्यूरी ने क्या कहा कि ये जो पिंच ब्लेड जो इसका अयस्क है, या मैं इसका कह सकता हूं इसका जो खनिज है, इस यूरेनियम का जो खनिज है पिंच ब्लेड, इन्होंने कहा कि इस यूरेनियम से 4 गुना ज्यादा रेडियो सक्रियता दर्शाता है। कितनी गुना? पिंच ब्लेड 4 गुना ज्यादा रेडियो सक्रियता दर्शाता है, रेडियो एक्टिविटी दर्शाता है। 4 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी कौन दर्शाता है? पिंच ब्लेड। और इन्होंने ही, किसने? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी दोनों साथ में काम करते थे। मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने इस पिंच ब्लेड से रेडियम नामक तत्व की खोज की। किसकी खोज की? रेडियम नामक तत्व की जो खोज की। कई बार एग्जाम में ऐसे भी मिलता है हमें कि रेडियम का अयस्क क्या है,
एस रेडियम का एस क्या है, तब अपना आंसर क्या रहेगा, रेडियम का एस कौन सा है, पिंच ब्लेड। अगर यूरेनियम का एस भी पूछा जाएगा तब भी अपना आंसर कौन सा रहेगा, पिंच ब्लेड जो रहेगा। तो यूरेनियम से 4 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी कौन दर्शाएगा, पिंच ब्लेड दर्शाएगा। और इस पिंच ब्लेड से मैडम क्यूरी ने रेडियम नामक तत्व की खोज की। किसकी खोज की, रेडियम नामक तत्व की जो खोज की। जैसे कुछ शर्ट में बटन लगे होते हैं या सिग्नलों में रेडियम का प्रयोग किया जाता है, जिस पर प्रकाश गिरते हैं बहुत सारा बहुत तेजी से मतलब कि चमकता है कौन, रेडियम। इसका प्रतीक रहेगा आर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेडियम की खोज किसने की, तब आपका आंसर क्या रहेगा कि रेडियम की खोज है जो मैडम क्यूरी ने की थी। और रेडियम है जो पिंच ब्लेड का, ये पिंच ब्लेड से रेडियम को है जो प्राप्त किया गया था। और ये एक प्रकार का खतरनाक रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है। अब देखना यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या बनता है कि खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, तब अपना आंसर क्या रहेगा, रेडियो सक्रियता का मात्रक बेकुरल है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या रहेगा, बेकुरल। अगर आपको इकाई पूछी जाती है, अगर इकाई पूछी जाती है तो इकाई अपनी क्या रहेगी, क्यूरी। इकाई क्या रहेगी, क्यूरी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक बेकुरल, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी है। दूसरी एक चीज, इसे गीगर मूलर काउंटर में मापा जाता है, गीगर मूलर काउंटर। 3 क्वेश्चन बढ़िया है अपने पास यहां से कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या रहेगा, मात्रक अपने पास हेनरी बेकुरल ने खोज की थी, बेकुरल। इकाई क्या रहेगी, क्यूरी। और गीगर मूलर काउंटर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो सक्रियता को मापने की इकाई किसमें मापा जाएगा, तब अपना आंसर रहेगा रेडियो सक्रियता को गीगर मूलर जो काउंटर में मापा जाता है। और जो अपनी आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर वाले जो तत्व है वो कौन से हैं, रेडियो सक्रिय तत्व। अब ये रेडियो सक्रिय तत्व 2 प्रकार के होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व कितने प्रकार के होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो रहेगा प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व और दूसरा रहेगा कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व। कृत्रिम रेडियो सक्रिय 2 प्रकार के अपने पास, एक तो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व और दूसरा कौन सा रहेगा, कृत्रिम रेडियो सक्रिय। एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपको और बता देता हूं साथ में कि जो रेडियो सक्रिय तत्व है इन्हें सीसा से बने पात्रों में रखा जाता है। सीसा से बने पात्रों में, सीसा से बने पात्रों में रखा जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थों को सीसा से बने पात्रों में जो रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है यह भी मैं आपको बता दूंगा। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है क्या, अब प्राकृतिक रेडियो सक्रिय ऐसे तत्व है, ऐसे तत्व है जो स्वतः ही विखंडित होकर, ऐसे तत्व है जो स्वतः ही विखंडित होकर किरणों का उत्सर्जन करते हैं, किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे तत्व जो स्वतः ही विखंडित होकर किरणों का उत्सर्जन करते हैं कौन से तत्व कहलाते हैं, प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो स्वतः ही अपने आप विखंडित हो जाते हैं, जरूरत नहीं होती, प्रकृति में अपने आप विखंडित होते रहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व जो कहलाते हैं। और इन रेडियो सक्रिय तत्वों को किसमें रखा जाता है, सीसा से बने पात्रों में रखा जाता है। जैसे बात करता हूं मैं, ये तो ये हो गया अपना यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम, रेडियम। ये मतलब कि क्या है, ये प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है जो अपने आप है जो विखंडित होकर किरणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इसे जो कहा जाएगा। अब इनका जो मतलब कि रेडियो जो सक्रिय तत्व है इनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में खूब सारे मतलब कि जैसे फल सब्जियों को मतलब कि कब तक ये मतलब कि खराब नहीं होगी, या उनके किस किस प्रकार के उनमें रोग हो सकते हैं, या मनुष्य में जो होने वाले रोग हैं, या पाइपलाइनों के रिसाव के बारे में पता लगाने में ये रेडियो सक्रिय समझदानी के होते हैं। मतलब कि अपने दैनिक जीवन में भी रेडियो सक्रियता बहुत काम में आती है। ये जो किरणें निकलती हैं, जो छोटे छोटे तत्व बनते हैं, ये अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे काम आते हैं। अब दूसरा रहेगा अपना कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी। कौन सा रहेगा, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी। दूसरा है अपना कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी। अब सीधी सी बात है भाई, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी में या प्राकृतिक जो रेडियो सक्रियता थी उसमें कण अपने आप विखंडित हो रहे थे, लेकिन जो कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी है इसमें तत्व के ऊपर तीव्र वेग वाले कणों से इनके ऊपर क्या किया जाएगा, प्रहार किया जाएगा। तीव्र वेग वाले अल्फा कणों का कह सकता हूं, तीव्र वेग वाले अल्फा कणों का या तीव्र वेग वाले कणों का क्या किया जाएगा, प्रहार किया जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि वो कण कौन कौन से हो सकते हैं। मैं कह सकता हूं प्रोटॉन हो सकता है,
न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन है जो हो सकता है, अल्फा कण है जो हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, जिनको मतलब कि इनके ऊपर प्रहार है किया जाएगा। जैसे मैग्नीशियम है, जैसे मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम का मेरे पास क्या है, कोई नाभिक है, कोई परमाणु है जिसमें मैग्नीशियम का है, नाभिक के अंदर मैग्नीशियम का परमाणु है, नाभिक है। इसके ऊपर मैं अल्फा कणों की बौछार करूंगा। कौन से कणों की? अल्फा कणों की। किनकी करूंगा? अल्फा कणों की। अल्फा कणों में जैसे 2He4 हीलियम 4 की मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? बौछार करूंगा। तो ये मैग्नीशियम का कण टूट जाएगा, मैग्नीशियम का कण क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और टूटकर किस में परिवर्तित हो जाएगा? सिलिकॉन 27 में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? सिलिकॉन 27 में जो परिवर्तित हो जाएगा। साथ में यहां से ऊर्जा भी निकलेगी, साथ में 1 न्यूट्रॉन ऊर्जा भी है जो मुक्त होगी। सीधी सी बात है भाई, जब तत्वों का विखंडन होगा, वो टूटेंगे, तो निश्चित है कि वहां से क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। और इसके कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोलिया नामक वैज्ञानिक ने। जोसेफ जोलिया नामक वैज्ञानिक ने इस रेडियो एक्टिविटी की क्या की थी? खोज। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? जोलिया नामक वैज्ञानिक ने। ऐसे तत्व जिनके ऊपर तीव्र वेग वाले कणों का प्रहार करके उन्हें विखंडित किया जाता है, और वो कण कौन हो सकते हैं? प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, अल्फा कण हो सकते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम एक प्रकार का कौन सा कण है? मैग्नीशियम एक प्रकार का स्थायी कण है। मैग्नीशियम कैसा कण है? स्थायी। इसके ऊपर जब अल्फा कणों की बौछार करवाई गई, और अल्फा कणों की बौछार 2He4 के रूप में करवाई गई, तो यहां से सिलिकॉन 27 और 1 न्यूट्रॉन का अणु मुक्त होता है, ऊर्जा मुक्त होगी, सीधी सी बात है, और सिलिकॉन 27 इसका जो निर्माण हो गया। ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है कि फर्तम कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व है। कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा था? फर्तम। तो अपना आंसर रहेगा टेक्नेशियम। कौन सा रहेगा? टेक्नेशियम। प्रथम कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा रहेगा? टेक्नेशियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 43। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 43। उसके बाद में ये जिन किरणों का उत्सर्जन करते हैं, ये अल्फा बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन करेंगे। किनका उत्सर्जन करेंगे? अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। यहां से ये जो रेडियो सक्रियता होती है, इसमें मैंने आपको बताया था कुछ आदर्श किरणें निकलती है। क्या निकलती है? आदर्श किरणें निकलती है। उन आदर्श किरणों को क्या कहा गया है? अल्फा बीटा और गामा। ये अल्फा बीटा गामा की चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करने वाला हूं। तब तक के लिए